नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हमें दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए, हम समझेंगे कि जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनको किस तरह से हम हल करेंगे। देखिए, दिया है, पहला प्रोजेक्ट कार्य है जिसमें प्रश्न दिया है, जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाइए। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य पहला, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। देखिए, प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाइए। तो देखिए, जो प्रचलित हस्तकला हैं जैसे धातु शिल्प, दस्तकारों के समुदाय, जैसे धातु शिल्प में देखेंगे, धातु शिल्प प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुएं जैसे घंटा धातु, सोना, चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दस्तकारों के समुदाय, यह कार्य मुख्य रूप से गौड़, मुरिया, ध्रुव, भात्रा समुदाय के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तकनीक, बाजार और इनके बदलाव, तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें इसकी तकनीक है, धातु शिल्प बनाने के लिए लास्ट मोम विधि, रेपो सी और ढोकरा जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। बाजार, धातु शिल्प से बनी वस्तुओं में मूर्तियाँ, मन्नत, दीपक, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं जो विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। और इनके बदलाव लिख सकते हैं। धातु शिल्प बनाने के लिए जब छेनी और पालिश का प्रयोग किया जाता है, देखिए, धातु शिल्प बनाने के लिए अब छेनी और पालिश का प्रयोग किया जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कारीगरों को अच्छा मुनाफा होता है। इस कलात्मक विपुलता ने आदिवासी कारीगरों को देश में अपनी पहचान दिलाई है। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर ये जो अपने आसपास प्रचलित जो हस्तकला है उसका इतिहास हम बता सकते हैं। देखिए, दस्तकारों के समुदाय और उनकी तकनीक में आए बदलाव और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आप हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रोजेक्ट कार्य है दूसरा। देखिए, इसमें प्रश्न दिया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनके संबंधित जानकारी संकलित कीजिए, जैसे नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य, एल्बम तैयार कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनके नाम देख सकते हैं आप। 3 स्वतंत्रता सेनानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, वीरांगना झलकारी और देख सकते हैं आप रानी अवंतीबाई। तो देखिए, इनका इतिहास आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है भावरा गांव और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान आप इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, इन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। इसके बाद है, उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। तो इस प्रकार से इनका आप योगदान बता सकते हैं। इसके बाद है वीरांगना झलकारी बाई। इनका जन्म देखिए 22 नवंबर 1830 को हुआ। जन्म स्थान है बुंदेलखंड, भोजला गांव।
देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान, वह एक वीर साहसी महिला थी। देखिए इनके चित्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। और सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से युद्ध में इन्होंने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय भी दिया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान भी बता सकते हैं। इसके बाद है रानी अवंतीबाई। तो देखिए रानी अवंतीबाई का जन्म 6 अगस्त 1831 को हुआ। जन्म स्थान है ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, यह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। रामगढ़ की रानी अवंती रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ योगदान इनके बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रोजेक्ट है। देखिए प्रोजेक्ट कार्य है 3। देखिए इसमें प्रश्न है, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन या इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाइए। तो देखिए जैसे ऐतिहासिक इमारत है या भवन, जैसे ग्वालियर का किला। तो देखिए ग्वालियर किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। तो इस प्रकार से आप ग्वालियर किले के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ और भी ग्वालियर के किले के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। देखिए, और विद्यार्थी कागज़, छोटे छोटे पत्थर, थर्माकोल शीट देखिए की सहायता से मॉडल तैयार करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ इससे प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य देखिए प्रोजेक्ट कार्य 4, आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजाति समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। जैसे भोजन, वेशभूषा, पहनावा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार। तो आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजाति समुदाय, तो देखिए गोंड जनजाति, इसके बारे में हम देखिए विस्तार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। गोंड जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मध्य भारत का विशाल जनजाति समूह है। इसका भोजन देखिए महुआ गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन है, जिसे ये देव अन्न कहते हैं। बाजरा, कोदो, कुटकी और मकई इत्यादि इनके खास भोजन हैं। तो इस प्रकार से आप भोजन के बारे में बता सकते हैं। और गोंड जनजाति की वेशभूषा या पहनावा, गोंड जनजाति का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं 6 से 8 गज की साड़ी घुटनों तक पहनती हैं तथा पुरुष धोती और बंडी पहनते हैं। कंधे पर पिछोरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। गोंड जनजाति के बारे में इनके चित्र भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। इनके गहने देखिए, महिलाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनना सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गहने के बारे में बता सकते हैं। देखिए फसलें, झूम खेती करते हैं ये। इनमें मुख्यतः बाजरा, आलू, मक्का, चावल इत्यादि की फसलें उगाते हैं। प्रमुख उद्यम कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों को एकत्रित करना इत्यादि इनके प्रमुख उद्यम हैं। और त्यौहार, पोला बंडुडम पर्व गोंड सभ्यता का मुख्य पर्व है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गोंड जो जनजाति है इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगली जनजाति कोल जनजाति। तो आप कोल जनजाति के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्य रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है। इनका भोजन बता सकते हैं आप। देखिए कोल शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। ये कंदमूल एवं धान से बने
व्यंजन खाना पसंद करते हैं। इनकी वेशभूषा देखिए, कोल जनजाति के लोगों का पहनावा साधारण होता है। पुरुष प्रायः धोती कमीज तथा सिर पर सफ़ेद या रंग बिरंगी साफे पहनते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वेशभूषा भी या पहनावा भी बता सकते हैं। इनका चित्र भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक का सहारा लेते हुए आप यहाँ चित्र भी चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए इनके गहने, इनमें गोदना कला प्रमुख प्रचलित है। स्त्रियां गर्दन में बड़े बड़े आभूषण पहनना पसंद करती हैं। इसके बाद है फसलें। कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतिहर होते हैं। पुरुष केवल बुवाई का कार्य करते हैं और अन्य कार्य महिलाएं करती हैं। प्रमुख उद्यम यह कृषि के अतिरिक्त कारखानों में कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए इनके त्यौहार। कोल जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा शारदा माता, मरी माता, सूर्य चंद्रमा इत्यादि की पूजा उल्लास के साथ करते हैं। अगला है खेती के तरीके। ये जंगलों की सफाई कर बाजरा ज़मीन की खेती योग्य बनाकर उस पर खेती करते हैं। और औजार, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर गोंड जनजाति और कोल जनजाति के बारे में आप बता सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला जो प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए 5वां प्रोजेक्ट कार्य है जिसमें प्रश्न दिया है वार्ड के पंच पार्षद का नाम। तो देखिए अपने वार्ड के पंच का नाम श्री जो भी नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पार्षद के कार्य बता सकते हैं। पार्षद का मुख्य कार्य जनता की समस्याओं को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करना है। ग्राम एवं नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं आप, उनके कार्य बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद पंच पार्षद का चुनाव इस प्रकार से होता है, इसे आप बता सकते हैं। पार्षद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। देखिए तो इस प्रकार से आप पंच या पार्षद का चुनाव किस प्रकार से होता है इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद है सरपंच महापौर अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि, इसके बारे में आप बता सकते हैं। देखिए इसके बाद है ग्राम नगर में सरपंच महापौर या अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं इनको हम बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। इन्हें समझकर अपनी पाठ्यपुस्तक की मदद से हम प्रोजेक्ट कार्यों को लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको वार्षिक परीक्षा के लिए दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य विषय सामाजिक विज्ञान के आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी प्रोजेक्ट कार्य आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।